हाय एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष यादव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्विफ्ट का बेस मॉडल। इस बेस मॉडल के बारे में बात करें तो इसका यूज़र रिव्यू आपको देने वाला हूँ। ये कार मेरे फैमिली में मेरा भाई है वो ओन करता है, मतलब मेरा कज़न है और काफ़ी टाइम से है, लगभग 1-1.5 साल हो गया इस कार को और अभी इस टाइम ये लगभग 22,000 किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी है और 22,000 किलोमीटर के साथ साथ इसका इंश्योरेंस भी अभी रिन्यू हुआ है। 2 इसकी सर्विस हो चुकी है, पेड सर्विस, एक 10,000 किलोमीटर वाली हो चुकी है और एक 20,000 किलोमीटर वाली हो चुकी है। क्या कॉस्ट आई, मेन रीज़न क्या था ये गाड़ी लेने का, मतलब इसकी जगह वैगनार क्यों नहीं ली और ये जो मॉडल लिया तो बेस मॉडल ही क्यों लिया, कोई और गाड़ी चूज़ क्यों नहीं करी, क्योंकि इतने पैसों में अगर मैं वैगनार लेता तो वैगनार आई थिंक मेरे को टॉप मॉडल मिल जाता, पावर विंडोज़ मेरे को कंपनी से मिल जाते और उसका टॉप वेरिएंट भी मिल जाता और स्पेस भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस शिफ्ट। तो क्या वो रीज़न थे इसकी वजह से शिफ्ट लिया। मेंटेनेंस कॉस्ट कितना रहा, सर्विस पीरियड पे जो जब आप शोरूम पे जाते हैं तो कैसा बर्ताव रहा, इसके अलावा क्या कॉस्टिंग आई सर्विस पे, क्या कमियां आई, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह लिया तो कितना टाइम लगा और क्या प्रॉब्लम्स आई, तो ये सारी मैं बेसिक चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं कि गाड़ी कितने की पड़ी। तो यार ये बेस मॉडल है और इस बेस मॉडल में इवन पावर विंडोज़ तक नहीं आते हैं। तो ये जो गाड़ी है ये मेरे को पड़ी थी लगभग 5,60,000 की, आज से 1 साल पहले। अब आप गाड़ी का नंबर चेक कर सकते हो, UV14EE2437। आप अगर चेक करोगे तो यू विल गेट टू नो कि लास्ट ईयर ये आई थिंक सितंबर अक्टूबर में लिया था ये गाड़ी। तो उस टाइम से लेके अभी तक ये जो गाड़ी है लगभग 22,000 किलोमीटर चला दी है। 22,000 किलोमीटर में एवरेज क्या आई, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप ऐसी कोई भी गाड़ी खरीदते हो तो वहाँ पे सबसे पहले इंसान पूछता है कि यार एवरेज क्या है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग लोकल सिटी में चलाता है, तो मैंने भी चलाई है, मैंने भी काफ़ी चलाई, इसमें से 4-5 हज़ार किलोमीटर मैंने भी चलाई होगी ये गाड़ी। तो मेरे को जो एवरेज मिली है लोकल सिटी की बात आऊँ तो 15 से 16 के बीच में इसकी एवरेज आराम से आ जाती है। चाहे आप कितना भी रूट चलाओ, चाहे आप कितनी भी एग्रेसिव राइडिंग करो, आप सेकेंड फर्स्ट यूज़ करते रहो, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये इस चीज़ की, इस गाड़ी की मेरे को खास चीज़ लगी। बाकी मेरे पास ब्रेजा भी है और भी है गाड़ियाँ, तो मैंने उन पे देखा है कि अगर आप एग्रेसिव राइडिंग कर दो ना, गाड़ी का एवरेज 13 तक आ जाता है। मतलब गाड़ी MID पे ना शो कर रही होती है 16, 17, 18 और अगर आपने थोड़ी सी भी एग्रेसिव राइड कर दिया तो वहाँ पे गाड़ी का एवरेज डाउन हो जाता है। इस गाड़ी की ये चीज़ अच्छी है कि वैसे 16 तक दिखाती है, 16.5 तक दिखाती है, आपने ज़्यादा एग्रेसिव किया तो 15, 15.5 तक आ जाता है। हाँ, लॉन्ग टूर्स पे स्टेबिलिटी कैसी है, या फिर आप बोलो कि अचानक से ब्रेक मारो, इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ी तो स्टेबल है नहीं है, तो वैगनार से तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। वैगनार से मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में इसका मेन कंपटीशन तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ आपको ये बोल सकता हूँ कि यार इस प्राइस ब्रैकेट में ना, जब आप ऐसी रेंज देख रहे हो तो जहाँ पे आपको सिर्फ गाड़ी चाहिए होती है, आपको फीचर्स से मतलब नहीं होता है, तो आप चाहते हो कि आपको ऐसी गाड़ी मिले जो ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स दे पाए और स्टेबिलिटी अच्छी हो, सेफ्टी अच्छी हो, इसके अलावा मेंटेनेंस कम हो। तो इसलिए मैंने इसे वैगनार से कंपेयर किया। तो वर्ड्स पे मत जाना, मतलब समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। स्टेबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि सर्विस कॉस्ट। हाँ, अब हम बात करते हैं सर्विस कॉस्ट की। तो फर्स्ट सर्विस जो मैंने इसकी कराई थी 2,400 की पड़ी थी। अब उसमें हुआ क्या क्या था, उसमें मेरी लेबर कॉस्ट थी। लेबर कॉस्ट के साथ साथ जो 10,000 रुपये सर्विस हुई थी, उसके साथ साथ इस गाड़ी का ऑयल चेंज हुआ था और इंजन ऑयल, इसके साथ इसका एयर फिल्टर, AC फिल्टर, ये 3 चीज़ें चेंज हुई थी और कुछ ऐसा चेंज हुआ नहीं था। तो सर्विस मैंने बाहर कराई थी क्योंकि कंपनी वाले सर्विस मेरे को बता रहे थे 5,000 रुपये की। मैं बाहर गया, मैंने बाहर पता किया तो मेरे को बाहर सर्विस इसकी बहुत सस्ती पड़ रही थी और 50% सस्ती पड़ रही थी। तो मैंने इस गाड़ी की सर्विस बाहर से करा ली। बाहर से 2,400 की सर्विस हुई, बहुत खुश हो गया, क्योंकि आप जब भी कोई गाड़ी चला रहे हो तो एक तो पेट्रोल का खर्चा और साथ ही साथ जब मेंटेनेंस आता है ना, अचानक से एकदम से मार सी पड़ जाती है। तो मैं कंपनी में सोच रहा था 5 से 6 हज़ार दूंगा, मैंने कहा बाहर करा लेता हूँ। 2,400 की मेरी सर्विस हो गई और इसमें अलाइनमेंट भी था, मेरा अलाइनमेंट उसने फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया था। तो जो कंपनी में को डिस्काउंट मिलता वो मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो 2,400 रुपये में अलाइनमेंट भी हो गया, व्हील बैलेंसिंग भी हो गई और साथ ही साथ सर्विस हो गई पूरी। कंपनी ने क्यों नहीं कराई, कंपनी में एक तो पैसे ज़्यादा मांग रहे थे, ऊपर से टाइम लग रहा था, टाइम भी था नहीं इतना और पैसे इतने ज़्यादा खर्च करने नहीं थे। अब बाहर से कराने से कुछ घाटा हुआ नहीं हुआ तो वो मैं बताता हूँ। बाहर से कराने से ऐसी गाड़ियों पे तो कोई घाटा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हिट एंड ट्रायल करके बनाई ये गाड़ियाँ। और दुनिया में, अगर आप दुनिया की नहीं बोलूँगा, इंडिया की बोलूँगा, अगर आप इंडिया में देखते हो कि सबसे ज़्यादा सेल्स नंबर यही करती है गाड़ी मारुति की। आप किसी भी महीने की सेल्स फिगर उठा के देख लो, आपको ये गाड़ी 8 से 12 हज़ार के बीच में पर मंथ यूनिट्स बिकते हुए दिख जाएंगे।
क्योंकि इतनी रिलायबल है, टेस्टेड बहुत अच्छे से है। ये थर्ड जनरेशन है और उसका भी फेसलिफ्ट वर्जन है, तो बहुत सारे चेंजेस हैं और बहुत टेस्ट करके बनाई गई है, बहुत रिलायबल चीज़ बनाई गई है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बाहर से कराने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी या फिर मेरे को डरना चाहिए, क्योंकि पहले से ही सब लोग करा चुके हैं। और ज़्यादातर जो मैंने नोटिस किया है, मारुति की जो गाड़ियाँ लेते हैं ज़्यादातर लोग बाहर करा देते हैं सर्विस, बाहर पहली सर्विस भी बाहर ही कराना स्टार्ट कर देते। क्यों? क्योंकि एक तो टाइम नहीं होता और दूसरी चीज़ बाहर सस्ती हो जाती है। और बाहर सस्ती के साथ साथ ना लोगों को मारुति की टेक्नोलॉजी अच्छे से पता है, लोगों को पता है कहाँ पे क्या है। हाँ, वो लोग चेंजेस कर रहे हैं, बट इतने भी हाईटेक चेंजेस नहीं है कि लोग पकड़ ना पाए। इट्स नॉट लाइक कि आप सिस्टम खोल नहीं सकते। अब यहीं पे आप फॉक्सवैगन वगैरह लेके जाओ तो वहाँ पे कभी कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है अगर कोई नया मैकेनिक है। मेंटेनेंस कॉस्ट, हाँ, अब आप बात करो 20,000 सर्विस वाली, तो 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस भी मेरे को इतने की पड़ी, 2400 रुपये की। अब लोग बोलेंगे यार 20,000 22,000 किलोमीटर वाली सर्विस तो मेरे को महंगी पड़नी चाहिए थी। बट मैं आपको बताऊं, देखो यार, इंजन ऑयल ही चेंज होना होता है, एयर फिल्टर ही चेंज होना होता है, एसी फिल्टर ही चेंज होना होता है। तो ये पेट्रोल गाड़ियाँ हैं और पेट्रोल गाड़ियों की मेंटेनेंस वैसे भी कम होती है। सेम चीज़ हुई। बाकी इसके अलावा ना मैंने इसके ब्रेक पैड्स चेंज कराए थे, तो ब्रेक पैड्स मेरे को थोड़े से महंगे पड़े, लगभग 3,000, एक हायर कॉस्ट पड़ गया जाके, तो लगभग 3,000 का पड़ा मेरे को। तो ये थोड़ी सी चीज़ मेरे को खटकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्रेक पैड थोड़े सस्ते होते ना तो मेरे लिए ज़्यादा हो जाता। उसमें लेबर कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ थी, क्योंकि भैया पूरा खुलता है। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी खटकी, क्योंकि यार मेरी सर्विस इससे सस्ते में हो जाती है और इसके जो मैंने ब्रेक पैड्स पड़वाए वो ज़्यादा महंगे पड़ गए। चलो छोड़ते हैं वो चीज़। अब मैं बताता हूँ कि यूज़र रिव्यू कैसा रहा, मतलब कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई। यार आज तक मैं आपको बता रहा हूँ, गाड़ी मेरे से कई बारी लगी है। ये पीछे बम्पर देख रहे हो आप, ये चीज़, ये एक बार ही लग गया था पीछे। मैं गाड़ी बैक कर रहा था, मैं सर्विस कराने गया था, ये बैक कर रहा था, ये पूरा अंदर घुस गया था। 200 रुपये लिए थे और बैक टू पोजीशन कर दिया। बैक सेंसर लगा हुआ है, आप देख सकते हो, सेंसर भी ठीक कर दिया, सारी चीज़ें ठीक कर दी 200 रुपये में। आप ये मान लो, ये देखो अभी भी ना आपको ये चीज़ निकली हुई सी मिलेगी। ये इसीलिए निकला हुआ है कि प्रॉपर एग्जैक्ट फिट नहीं हो पाया और फिर इतना टाइम नहीं था। मैंने कहा जल्दी से कर दे और कर दिया। मतलब अब भी निशान थोड़ा सा मालूम पड़ता है, अगर आप देखोगे ना अच्छे से तो यहाँ पे थोड़ा सा निशान मालूम पड़ता है कि हाँ लगी थी। तो आप ये चीज़ देखो कि अगर आप कोई और गाड़ी मेरे पास होती इस टाइम मेरे पास हुंडई होता या फिर मैं बोलूँगा महिंद्रा वगैरह होता या कुछ और होता, तो मे भी शायद कॉस्ट ज़्यादा आ सकती थी और हर कोई पकड़ता नहीं ऐसी बड़ी गाड़ियाँ। तो यहाँ पे ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। और लोकल मैकेनिक के पास गया, गाड़ी लगी, एकदम से गया, 10 मिनट के अंदर ठीक करके दे दिया। सबको पता है कहाँ से खुलनी है कहाँ से नहीं। बाकी इसका एक बारी मैंने इंश्योरेंस क्लेम भी लिया था। इंश्योरेंस क्लेम में ये आगे वाला पार्ट चेंज हुआ था मेरा। गाड़ी लग गई थी थोड़ी सी गेट में और अंदर पार्किंग में कर रहा था, मेरे से नहीं लगी थी, भाई से लगी थी। तो ये जो फ्रंट पार्ट है ना, फ्रंट पोर्शन, ये चीज़ चेंज हुई थी। ये लगभग 12-13 हज़ार का क्लेम आया था, 10 से 12 के बीच में क्लेम आया था और मेरे को 1,000 रुपये देने पड़े थे फाइल चार्ज। लगभग एक हफ्ते में गाड़ी घर पे आ गई थी। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी मारुति की कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई और गाड़ी फटाफट करके भी देती। इसके अलावा और क्या अच्छा लगा, मैंने आपको देखो मेंटेनेंस कॉस्ट बताया, मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ इंश्योरेंस क्लेम जो लिया वो मैंने आपको बताया। और मैंने इसका ये बताया कि कभी लगा जाए तो आराम से लोकल मैकेनिक के पास ठीक हो जाती है। इसके अलावा जो मेरे को एक और अच्छी चीज़ लगी वो ये कि स्टेबल बहुत है। मतलब मैंने ये 160-165 तक भगाई है। भाई का एक्सपीरियंस है पर्टिकुलरली, क्योंकि पर्टिकुलर वही चलाता है, राहुल नाम है उसका, तो वो चलाता है। तो मैंने उसकी एक चीज़ नोटिस करी है कि 160-170 पे भी ना बाइक गाड़ी स्टेबल रहती है। मैं बैठा होता हूँ अक्सर, मैंने नोटिस किया कि मैं बैठा हुआ हूँ और वो 160-165 चला रहा है, क्योंकि आप हाईवे पे तो आपको स्पीड पता नहीं लगता। ये गाड़ी बबलिंग नहीं करती बिल्कुल। ये मेरे को पर्सनली अच्छी चीज़ लगती है। 160-165 तक आराम से जाती है। हाँ, इंजन थोड़ा नॉइसी हो जाता है उस टाइम पे, तो वो चीज़ अलग है, क्योंकि 160-165 कोई बोलता नहीं है। हाईवेज़ पे भी लिमिट होती है, एक स्पीड लिमिट है। यमुना एक्सप्रेस वे पे 100 की लिमिट है, 100 किलोमीटर पर आवर की। बट स्टिल भगा के देखा है तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है और ब्रेक मारो तो रुक जाती है। दैट मीन्स कि मतलब एग्रेसिव राइडिंग के लिए नहीं है, बट हाँ इमरजेंसी में आप भगा सकते हो और आपको प्रॉब्लम नहीं होती स्टेबिलिटी के मामले में। यहीं पर अगर मैं वैगनार लेता या फिर भाई मेरा वैगनार लेता तो वहाँ पे इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम क्या होती? प्रॉब्लम ये होती कि स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब मेरा एक भाई है, प्रकाश नाम है उसका। तो प्रकाश मेरे को बता रहा था कि यार मेरे पास वैगनार है और वैगनार मैंने एक बारी तेज़ मोड़ती थी, गाड़ी पलट गई थी। मतलब ऐसे गोल चक्कर खा गई थी। फिर 1 महीने इंश्योरेंस पे खड़ी रही, फिर गाड़ी ठीक होके आई। तो एक वो भी चीज़ थी जब मैंने ये गाड़ी खरीदी थी कि यार वैगनार नहीं लेनी। वैगनार इसलिए नहीं लेनी क्योंकि एक तो स्टेबिलिटी नहीं है और ऊपर से कभी भगाना पड़ गया, फैमिली होती है कभी कभी साथ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी एक मेन रीज़न था। और बाकी ये बहुत रिलायबल है, हर जगह हर महीने की सेल्स अच्छी होती है, हर महीने सबसे ज़्यादा बिकती है।
तो इसका पार्ट हर जगह अवेलेबल है, ये भी एक रीज़न था। इसके अलावा और तो कुछ रह नहीं जाता। बाकी इंजन में कभी कोई कमी लगी, कोई कमी नहीं आती है। इसमें एक कमी जो लगी, इसकी जो कमी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो मेरे को कमी लगी वो ये लगी कि यार इसका एसी ना उतना पावरफुल नहीं है जितना होना चाहिए था। गाड़ी ना कभी कभी यार ठंडा उस हिसाब की नहीं करती जितना होना चाहिए, क्योंकि यार मेरे को ऐसा लगता है पर्टिकुलरली जब ये मई वाला टाइम आता है ना, अभी जो निकल के गया है मई जून जुलाई, था तो लॉकडाउन बट स्टिल मैं थोड़ा बहुत इधर उधर जाना हुआ, तो मेरे को पर्टिकुलरली फील हुआ कि ब्लोअर की स्पीड मेरे को 4 पे रखनी पड़ रही थी। और जब वो 4 पे थी ना, एक तो नॉइज़ बहुत आ रही थी और वो वाली कूलिंग नहीं थी जो होनी चाहिए। लोग कुछ बोलेंगे कि यार ब्लोअर की स्पीड आपको 2 नंबर पे रखनी चाहिए थी, अगर आप 2 नंबर पे लगते तो ज़्यादा अच्छी कूलिंग होती। मैं समझ रहा हूँ, बट यार जब आप गाड़ी के अंदर बैठे और पसीना आ रहा है आपको 2 नंबर पे चला के भी, आप बाहर से एकदम से अंदर गए हो और आपको आधे घंटे तक पसीना ही आ रहा है, तो वहाँ पे ब्लोअर की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ानी ही पड़ेगी आपको, तभी आप सेटिस्फाई हो पाओगे। बट इसमें मेरे को एसी थोड़ा सा हल्का लगा, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी है और पेट्रोल गाड़ियों के एसीज भी अच्छे होते हैं, बट इसका पर्टिकुलरली एसी मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा जो होना चाहिए था। इसके अलावा बेसिक गाड़ी है तो इसमें कुछ ऐसा आता भी नहीं है जो आपको कुछ ऐसा हो कि यार कुछ भी, मतलब इसमें सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती, पावर विंडोज़ नहीं आते। तो सेंट्रल लॉकिंग बाहर से लगवाई थी, ये रहा इसका रिमोट, और सेंट्रल लॉकिंग मेरे को पड़ी थी 4000 रुपये की। ये यहाँ से लॉक अनलॉक करके दिखा देता हूँ। ये हो गया लॉक और ये हो गया अनलॉक। यहाँ से म्यूट हो जाता है, यहाँ से सायरन बज जाता है। ये म्यूट कर दिया, अब मैं अनलॉक करूँगा तो सायरन नहीं बजेगा। बाकी इसमें पावर विंडोज़ लगवाए थे, पावर विंडोज़ दिखाता हूँ कैसे लगवाए थे। पावर विंडोज़ मेरे को पड़े थे 3500 रुपये के, और पावर विंडोज़ सिर्फ मैंने फ्रंट वाले लगवाए हैं, पीछे वाले नहीं लगवाए। ये है पावर विंडोज़, कंट्रोल है, और मुझे नहीं लगता कि 3500 में कोई बुरी चॉइस है। इस साइड आप देख लो, वहाँ पे भी कंट्रोल दिया गया है, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी पर्टिकुलरली। बाकी सिस्टम लगवा लेते, क्योंकि इस गाड़ी में सिस्टम भी नहीं आता, तो बेस ट्यूब वगैरह लगवा रखी है। तो सिस्टम तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट कि आप क्या लेना चाहते हो क्या नहीं लेना चाहते हो। बाकी अच्छी चीज़ जो मेरे को लगी वो मैंने आपको बता दिया। स्टेबिलिटी अच्छी है। तो अगर आप मेरे से पूछो कि यार मेरे को शिफ्ट लेनी है और बेस मॉडल लेना है, बजट कम है और मैं वैगनआर नहीं लेना चाहता, तो मैं बोलूँगा पर्टिकुलरली ये आपके लिए गुड टू गो गाड़ी हो सकती है और आपके लिए अच्छी हो सकती है। एक तो माइलेज अच्छी है। हाँ, हाईवे का माइलेज बताता हूँ। हाईवे मैंने यार जो मैक्सिमम निकाला है ना, इससे 18 तक का निकाला है, और बहुत ट्राई किया है। मतलब एक बारी मैंने लगभग 90-100 चलाई है, लगभग 200-250 आगरा गया था। दोस्त बता रहा था, भाई बता रहा था कि आगरा गया था, और तब भी मैंने 80-90-100 चलाई, गाड़ी ने माइलेज नहीं दिया। तो मतलब 18 तक मैक्सिमम माइलेज इससे निकाली है। कंपनी क्लेम करती है 21 किलोमीटर पर लीटर का, बस इससे 18 तक आई है। लोकल सिटी 15 तक आ जाती है। मेंटेनेंस लगभग 2500 के अंदर हो जाता है। ब्रेक पैड थोड़े महंगे पड़े। इंश्योरेंस, हाँ बाकी इंश्योरेंस तो भूल ही गया। इंश्योरेंस अभी रिन्यू कराया, तो उसमें जो मेरे को कॉस्ट पड़ी है लगभग 8200 पड़ी है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसकी 8200 पड़ी है। और वो जो पीछे खड़ी है ब्रेजा, बाबा ये गाड़ी ना मेरे को इसका 18000 रुपये का इंश्योरेंस हुआ है। तो मेरे को नहीं लगता, अगर आप सिर्फ गाड़ी गेड़ी मारने के लिए ख़रीद रहे हो और अभी इतना इनकम सोर्स भी नहीं है और बहुत सारी चीज़ें, और अगर आप चाहते हो कि एक बेसिक सी गाड़ी हो, तो मुझे लगता है कि शिफ्ट ले लेनी चाहिए। वो ज़्यादा आपके लिए बेटर चॉइस है, क्योंकि एक तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है। उसकी मैंने सर्विस कराई अभी, बहुत महंगी पड़ी। इसकी सर्विस मैंने कराई, बहुत सस्ती पड़ी, 2-2.5 हज़ार में होगी। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। बाकी शिफ्ट हर जगह मिल जाएगी आपको, देखने को रिलायबल है। ये कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ें थी। खरीद क्यों सकते हो ओवर ब्रेजा, ओवर वैगनआर वगैरह क्यों नहीं लेनी चाहिए? स्टेबिलिटी का इशू आ जाता है, और बाकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी इशू आ जाता है। यहाँ पे आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं और उसमें नहीं मिलेंगे, मतलब सिंगल एयरबैग ही मिलता है। कंट्रोल्स वगैरह नहीं बाहर से लगवा सकते हो। बस ये था एक बेसिक सा रिव्यू था और बेसिक सा यूज़र रिव्यू था। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक मार दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।